Hello and welcome. This is class 8 and today we shall discuss petroleum. पेट्रोलियम से मतलब ऑयल बने हैं, पेट्रोल एंड डीजल इसकी मेन कैटेगरी है। ये ज़मीन से निकले हुए वो केमिकल्स हैं जो कंबशन के साथ यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन के साथ एक बड़ी अमाउंट में एनर्जी हमको प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 1 पेट्रोल, नंबर 2 डीजल। आपने देखा होगा कि जो कार होती है या ट्रक होते हैं या हैवी व्हीकल जो भी है उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, और लाइट इंजन जैसे कि हल्की फुल्की कारें या फिर आपका मोटरसाइकिल, यहाँ जो इस्तेमाल होता है यहाँ इस्तेमाल होता है पेट्रोल। यानी लाइट व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है पेट्रोल, हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है डीजल। ये बनते कैसे हैं? असल में इनके बनने का प्रोसेस ये है कि कुछ प्लांट्स और कुछ सी क्रिएचर्स, सपोज करो ये सी है ना, इस पे तैर रहे थे जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे, जूप्लैंक्टन कहते हैं यानी छोटे मोटे एनिमल्स, बहुत छोटे, वो इसमें तैर रहे थे। और तैरते हुए उनकी लाइफ स्पान जब पूरी हुई, जब लाइफ स्पान पूरी हो गई तो डेथ हुआ होगा और वो सी के बेड में, सी का बेड मतलब समुद्र का निचली सतह पे आके यहाँ सेटल हो गए। हज़ारों साल बाद क्या हुआ होगा, मतलब लगातार क्या कुछ ना कुछ बैठता रहा इन पे, कभी कुछ कभी कहीं से मतलब गाद आके बैठी है, कहीं से मिट्टी आके बैठी है, कहीं से दूसरे पेड़ पौधे आके बैठे हैं। ये अल्टीमेटली इतने सारे पानी के प्रेशर में जो समुद्र होता है उसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक की भी है। तो इतना ज़्यादा गहरा, मतलब पानी का प्रेशर जब इन पे पड़ेगा तो ये प्रेशराइज हो जाएंगे, ये दबाव में आ जाएंगे। और जब ये प्रेशराइज हो जाएंगे, जब ये दबाव में आ जाएंगे तो ये क्रिएट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन में हाई टेम्परेचर भी होता है। तो हम ये कह रहे हैं ये जब इतने ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, इतने ज़्यादा नीचे आएंगे, फिर क्या होगा, मतलब उस प्रेशर, और नीचे ज़मीन अंदर से टेम्परेचर रखती है तो यहाँ परत दर परत जम जाएगी और इनका जम कर क्या बनेगा, इनके अंदर जो भी केमिकल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑयली, मतलब कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन सैचुरेटेड या सैचुरेटेड कंपाउंड जो बनते हैं असल में वही ऑयल होता है, वही पेट्रोल बनता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेट्रोलियम क्या है। इसके बाद अच्छा, कुल मिलाकर हमारा पेट्रोलियम बन गया। इसके बाद हम करते क्या हैं, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं कि एक वेल खोदा जाएगा, कुआं बनेगा। ऐसा नहीं कि यूँ ही कुआं खोदा यूँ पेट्रोलियम निकाल लिया, बल्कि इसमें ये होता है कि एक बड़े साइंटिफिक वे में इसको निकालने की कोशिश होती है और निकाला जाता है। तो सबसे पहले कहाँ मिला ये मिला था हमें, एक जगह का नाम है टिटुसविले, ये पेंसिल्वेनिया में है और पेंसिल्वेनिया यूएसए का एक स्टेट है। और कब मिला था, 1859 में। इंडिया में कब मिला, तो इंडिया में इसके 8 साल बाद, यूएसए अमेरिका के 8 साल बाद इंडिया में मिला 1867 में। कहाँ पर, असम में। असम में के शहर, ये एक स्टेट है और शहर का नाम क्या है, डिगबोई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी जैसे हमने पढ़ा था कि कोल या जो कोल है उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू हम निकालते हैं, अलग अलग करते हैं, जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस। बिल्कुल वैसे ही इस पेट्रोलियम को, इसमें से जो कच्चा तेल निकलता है उसको सही करने का जो तरीका है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो अभी हम जो तेल निकाल लेते हैं, जो ये दबा हुआ निकला है, तो उस तेल को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड, CRUDE, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का क्या माने है? क्रूड ऑयल के माने ये हैं कि ये कच्चा तेल है।
अब इसको जब हम पकाएंगे, मतलब इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब गर्म किया जाएगा, तो ये क्या क्या बनेगा, ये कुछ सबसे टॉप पे इसमें कुछ गैसेस बनेंगी, कुछ गैसेस बनेंगी जैसे ब्यूटेन वगैरह। इसके बाद इसमें कुछ लिक्विड बनेगा जैसे कि पेट्रोल, उसके बाद बनेगा केरोसिन, पेट्रोल, इसके बाद बनेगा केरोसिन। मतलब ये बाई प्रोडक्ट हैं किसके, क्रूड ऑयल को ज़्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर। इसके बाद डीजल एंड फिर फ्यूल ऑयल, यानी डीजल बनता है, DIESEL, डीजल। कुल मिलाकर ये एक तरीका है। गैसेस बहुत आसानी से निकल जाती हैं क्योंकि गैस है तो लीक होगी, ऊपर ही पाइप लगा दो सीधा निकल। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल ये अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम से बनने वाले मटेरियल हैं। और पेट्रोल जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन मतलब क्वालिटी वाली होती है, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फिर इससे मिलती है, फिर इससे मिलती है और फिर डीजल से मिलती है। मतलब सबसे बेहतरीन जो एनर्जी मिलती है वो हमारी या तो नेचुरल गैसेस से मिलेगी या फिर पेट्रोल से मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि निकालने का जो तरीका था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बात हो गई। ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जिसका नाम हम ले रहे हैं ये ब्लैक कलर में होता है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने का काम जो है वो इसी का है। जितने भी कार्गो, जितने भी मतलब शिप, जितने भी ट्रक, जितनी भी ट्रेन्स, मतलब जो भी कुछ आजकल रन कर रहा है और हमारी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है वो एनर्जी है। और मेनली जो एनर्जी मिल रही है हमको पूरी दुनिया को वो क्रूड ऑयल से मिलती है, यानी पेट्रोल और डीजल से। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम ब्लैक गोल्ड रखना उचित है। अगला मतलब टॉपिक रहेगा यूजेस, LPG, CNG, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। हम जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के काम आता है। CNG के बारे में जानते हैं कि ये हमारी कारों को, यहाँ तक कि कुछ 3 व्हीलर्स को यानी व्हीकल्स को चलाने में हेल्प करती है, उसमें ये एज ए फ्यूल काम आती है। ये सारे हैं तो फ्यूल ही, तो बार बार फ्यूल बोलना ठीक नहीं समझता, बस समझिएगा कि ये मतलब व्हीकल्स को चलाने में काम आती है, ये हाउस में कुछ हाउस होल्ड वर्क है उनको काम करने में। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी बड़े बड़े केमिकल्स को चीज़ों को पिघलाने में और उसको रिएक्शंस को कराने में ये टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। केरोसिन को आप जानते हैं, ये वो मिट्टी का तेल है जो पहले दियों में जला करता था, लैंप में, लालटेन में, उनमें इसको हम जलाने में इस्तेमाल करते थे। मतलब ये भी एक अपने आप में फ्यूल है। नेक्स्ट है पेट्रोल, उसके बाद है डीजल। ये हमारी कार को मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि पेट्रोल किसके काम आता है, लाइट वाले जो इंजन होते हैं, हल्के इंजन, उनमें काम आता है। और डीजल थोड़े भारी इंजन्स में जैसे कि ट्रक हो गया या फिर बड़ी कार हो गई, तो उनमें डीजल इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, पैराफिन वैक्स जो है वो कैंडल्स में, और वो जो ऑइंटमेंट होता है ना मतलब मरहम, उसको बनाने में भी किसका मतलब यूज़ किया जाता है, पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वैसलीन जो जाड़ों में हाथ पे, हथेलियों पे और पाँव के तलों पे लगाई जाती है ज़्यादातर, और अपनी त्वचा को मतलब मॉइस्चराइज़ किया जाता है अपनी स्किन को, तो वो वैसलीन के थ्रू किया जाता है। और कॉस्मेटिक्स का सामान बनाने में भी पैराफिन वैक्स जो है इस्तेमाल होता है। लास्ट है इसमें बिटुमिन। तो बिटुमिन का इस्तेमाल सड़कों को बनाने में अब किया जाता है, पहले कोल tar का इस्तेमाल किया जाता था। जो पेंट्स होते हैं जो दीवार पे किए जाते हैं, उन पेंट्स में भी बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नेचुरल गैस की एक बार बात कर लें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है CNG व्हीकल्स में, बहुत अच्छा इसका मतलब फ्यूल का जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। अब ये कि ये फ्यूल्स चूँकि बड़े सालों में बने हैं, कई हज़ार साल लगते हैं इसको बनने में, तो अगर हम इसको ऐसे यूज़ करते चले जाएंगे बेधड़क तो किसी ना किसी दिन ये ख़त्म होने वाले हैं। और अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गए तो फिर हमारी सारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, कहीं कोई काम नहीं होगा, ना ट्रक चलेंगे, ना सामान इधर से उधर जा पाएगा, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी। कुल मिलाकर बेसिक नीड की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी अगर ये फ्यूल कम हो गया।
हमारे कमरों में घूमने वाले पंखे बंद हो जाएंगे अगर ये फ्यूल ख़त्म हो गया, हमारे मतलब एसीज बंद हो जाएंगे अगर ये फ्यूल मिलना बंद हो गया। तो इसलिए इन सब का जुडिशियसली यूज़ किया जाना चाहिए, न्यायपूर्वक यूज़ किया जाना चाहिए। अगर हम जुडिशियसली, न्यायपूर्वक, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से इन पेट्रोलियम के मटेरियल्स का यूज़ नहीं करते ठीक तरीके से, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा और हम अपने लिए, मानवता के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर लेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें बचा के चलना चाहिए, हमें जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि हम तो इस्तेमाल कर ही लें, हमारे आने वाले 10-20 साल बाद यानी 50-100 साल बाद की नस्लें भी इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हों। तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके कुछ 9 पॉइंट हैं जिनको आपको लर्न करना है, समझना है, सुनना है। वेरी फर्स्ट है, जो व्हीकल्स होते हैं उनको हम रेगुलर स्पीड पे चलाएंगे, मॉडरेट स्पीड पे चलाएंगे, कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कभी व्हीकल्स को 100 की स्पीड पे दौड़ाया, फिर 40 पे ले आए, फिर 50 पे दौड़ा रहे हैं। मतलब एक रेगुलर स्पीड पे चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस मतलब इंजन को बेकार किया जाए और इंजन फिर ज़्यादा डीजल को खाने लगे। तो डीजल या पेट्रोल जो भी है, अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड इंजन की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है, और जब इंजन की क्षमता बढ़ती है तो वो डीजल पेट्रोल को ज़्यादा नहीं खाता, वो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है कि जब भी कोई ट्रैफिक लाइट तुम्हारे सामने आ जाए और वो 2 मिनट की है या 1.5 मिनट की है या 1 मिनट की है, तो ट्रैफिक लाइट के टाइम पे अपने व्हीकल्स को बिल्कुल लाइट को मतलब इंजन को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो 1.5 मिनट अगर इंजन चलता रहा तो आप सोचिए एक ट्रैफिक लाइट में 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर की अगर सारी ट्रैफिक लाइट्स को आप देखें तो लगभग 5 करोड़ ट्रैफिक लाइट। हर ट्रैफिक लाइट पे अगर तुमने 50 गाड़ियों को 1 मिनट में रोका, सिर्फ 1 मिनट में 50 गाड़ियों को आपने रोक के रखा, सबका इंजन चल रहा है, तो समझिए कितना इंजन का नुकसान हो, मतलब कितने पेट्रोलियम का आप नुकसान करेंगे। 250 करोड़। देखिए इतनी गाड़ियां, इतनी ट्रैफिक लाइट, सपोज करो हर ट्रैफिक लाइट में 50 गाड़ी खड़ी हैं, एक मिनट के अंदर खड़ी ही रहती हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है। कभी इसको रोकेगा, कभी उसको रोकेगा, कभी इसको रोकेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखें 1 मिनट में इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं, इतनी गाड़ियां 1 मिनट अपना तेल फूंक रही हैं, तो इतने मिनट तेल फूंका, और वो तेल यानी डीजल या वो पेट्रोल या वो पेट्रोलियम का नुकसान जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान है। इसीलिए कहते हैं बूंद बूंद से गागर भरता है। अगर हम ये 1 मिनट बचाएं, अब देखिए 1 मिनट का मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाइड बाई 1, लेकिन ये तो रात दिन चलता है, 24 घंटे 24 आवर्स, एक दिन का हिसाब निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखो कि इसमें 60 मिनट होती हैं। 24 घंटों में 60 मिनट का क्या मतलब है? टोटल मिनट कितनी हो गई? टोटल मिनट हो गई आपकी 1440 मिनट। 1440 मिनट, और 1 मिनट में इतना, तो 1440 मिनट में सपोज आप देख लीजिए कितना, मतलब हम कितने मिनट हमारे, कितना मतलब इंजन जो है कितना तेल फूकेंगे एक दिन में। अगर हम रोज़ाना इतना तेल बचाएं तो बहुत बड़ा अमाउंट हम तेल का जो है कंजर्व कर लेंगे, और वो हमारे बहुत आगे फ्यूचर में काम आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम एक दिन का इतना निकाल रहे हैं, 1 महीने का कितना होगा, 1 साल का कितना होगा। और अगर कोई गाड़ी 5 साल चलती है, तो अगर सपोज करो, वैसे तो चलती तो ज़्यादा है, फिर देखिएगा कितना नुकसान होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी ट्रैफिक लाइट आए गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए, ताकि आप भी थोड़ा बचाएं और भी थोड़ा बचाएं, और थोड़ा 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 करके बहुत बड़ी अमाउंट में जो तेल है वो बचे। तीसरा पॉइंट है
टायर का प्रेशर अगर सही मेंटेन नहीं होता, आपने देखा होगा कि जब पंचर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चलती। उसकी वजह ये है कि टायर बड़ा मुश्किल कर देता है, मतलब बैलेंस नहीं बन पाता, और बैलेंस बनाने के लिए हम ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करवाते हैं गाड़ी की। और जब गाड़ी का ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो फिर आपको ये भी मालूम होगा ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा तेल की खपत खाएगी। इसलिए टायर का प्रेशर को मेंटेन करके रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस का नई बात है, मतलब अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की, इंजन ठीक ठाक नहीं रखा, अंधाधुंध हम चलाते रहे, हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वो इंजन खराब होगा, वो इंजन ज़्यादा तेल पिएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए उस रिजर्वायर को बचाने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि हम अपनी गाड़ी को, हम अपने व्हीकल को, हम अपने मतलब चलने के साधन को क्या करें? रेगुलरली मेंटेन करते रहें, उसकी सर्विस कराते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए मैं अपने घर से कार लेके स्कूल आया तो क्या होता है, एक आदमी बड़ी सी कार लेके स्कूल तक गया। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बस से आऊं तो उतने ही टाइम में और कम पैसे में अपने खर्च करके कई सारे लोग स्कूल जा सकते हैं और डीजल की, पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। जैसे अगर बस या ट्रेन कहीं जा रही है तो और रूट पड़ता है तो कोशिश की जाए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ना कि अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट का। पर्सनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बिल्कुल ही इमरजेंसी होती है। अगर हम नहीं समझते इस बात को कि इमरजेंसी के टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है और हम हर वक्त मतलब कब जब चाहें जब पब्लिक अपना ट्रांसपोर्ट लेके चल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम वो जो फ्यूचर में डीजल वगैरह या एनर्जी बचानी है वो हम नहीं बचा पा रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि बहुत सारे लोग एक बार में एक बस में आराम से जा सकते हैं और वो उस तरह डीजल की बचत भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें ये डीजल या पेट्रोल या जो भी व्हीकल हो, जो भी सीएनजी वगैरह जो बचानी हो। और इसके अलावा चूँकि हमने आपको बताया कि इनका बनने का प्रोसेस लाखों साल का है, ख़त्म होने का प्रोसेस कल तक ही, मतलब कुछ पता नहीं कब सारे ख़त्म हो जाएं, यानी इतना टाइम नहीं बच रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक कोई भी पेट्रोलियम नहीं बचेगा, एक बूंद पेट्रोल डीजल की नहीं होगी 2050 तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या किया जाए? इसका इस्तेमाल ढंग से किया जाए और इसके अलावा नए तरीक़ों को ढूंढा जाए, नई एनर्जी के सोर्स ढूंढे जाएं, जैसे हवा के चलने से पैदा होने वाली एनर्जी, पवन चक्की जिसे हम बोलते हैं, विंड मिल जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। बायोगैस जो वेस्ट प्लांट से बन के आती है, कूड़ी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से निकलने वाली गैस को अगर कंजर्व किया जाए तो ये इसका मतलब वो गैस अगर हम जलाने में, अपना काम करने में कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छा, यानी बायोगैस का इस्तेमाल करने के नए टेक्निक और भी ढूंढी जाएं। इसके अलावा सोलर सिस्टम, सोलार पैनल, सोलार सिस्टम में ये होगा कि हम उस सिस्टम से नई तरीके की एनर्जी का यूज़ करके बहुत मतलब चूँकि सूरज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको हम अगर यूज़ करते हैं तो वेरी वेरी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वो हमें फ्री में और लगभग लास्ट तक चलती रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग है। ये ख़त्म नहीं होती सूरज की एनर्जी, ये ख़त्म हो सकता है पर ये ख़त्म नहीं होने वाली सूरज की किरणों की एनर्जी। अब घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं एनर्जी इसको कंजर्व करने के लिए? जब हम खाना बना रहे हों, अगर हम खाना किसी खुले बर्तन में बनाएंगे बहुत एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसमें से भाप वगैरह उड़ उड़ के एनर्जी को मतलब कम करती रहेगी। लेकिन अगर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें तो वही भाप जो मतलब उड़ के चली जा रही है उसको हमने कंट्रोल कर लिया है, वो ज़्यादा गर्मी पे भी है क्योंकि उसमें लेटेंट हीट है, वही सब्जी को वापस पकाएगी अगर हम उस भाप को बंद करके मतलब खाना बनाएं। यानी प्रेशर कुकर का अगर इस्तेमाल किया जाए तो कम एनर्जी में ज़्यादा खाना आसानी से बन जाएगा।
इसके अलावा लाइट बल्ब्स, आपने देखा होगा रेड कलर के बल्ब होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, तो इनके लिए हमको CFL का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम देखें कि अब हमारा इस बल्ब से कोई काम नहीं है, अब हमारा CFL से कोई काम नहीं है, अब हम कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो हमको फैंस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, हमको पंखों को बंद कर देना चाहिए, हमको AC को बंद कर देना चाहिए। ये काम हमारे घर पे करने के हैं, आसानी से हम बिजली को बचा करके बनाने वाला जो प्रोडक्ट है जैसे कि कोयला या फिर पेट्रोल जिससे कि बिजली बनती है उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जब हम खाना बनाएं, खाना बनाने से पहले दालों को भिगो कर रखें ताकि जब उनको बनाने रखें तो जल्दी बन जाएं। अगर हम दालों को पहले भिगो लेते हैं तो फिर खाना मतलब ये जल्दी बन जाती हैं, अगर पहले नहीं भिगोते हैं तो खाना बनने में देर लगती है, और जितनी देर तक आप मतलब अपने गैस को चलाओगे उतनी देर ज़्यादा गैस फूकेगी, उतना ज़्यादा गैस का नुकसान होगा। अल्टीमेटली आज के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सबसे पहले होमवर्क है पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पे की पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं। और ये जितना पहले नोट डाउन तब करना है जब ये वाला नोट कर लिया हो आपने। दूसरी बात है इसमें, पेज नंबर 77 से NCERT की एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। इसके बाद पेज नंबर 78 पर समेटिव असेसमेंट है, और समेटिव असेसमेंट के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कल तक दूंगा। कल से मुराद है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें ये सारे के सारे आंसर दिए जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। हैव ए नाइस डे।